बेसिकली जब किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है उसको ट्रीट करने के 3 प्रोसीजर्स होते हैं। यू हैव टू गो थ्रू सर्जरी, कीमोथेरेपी क्या करती है, हमारे बॉडी में जो कैंसर सेल्स होती है उसको मार देती है। तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। तो ये 3 प्रोसीजर होते हैं जिससे कोई भी कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। इट डिपेंड ऑन द डायग्नोसिस कि आपका कैंसर कौन सा है एंड डॉक्टर आपको कौन सा ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रहा है। तो मेरे को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मेरी फर्स्ट स्टेज थी, तो मेरे को बोन कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला आपको बोन कैंसर है तो हम आपकी हिप बोन निकाल देंगे एंड वी विल फिट समथिंग आर्टिफिशियल इन दैट, जिसकी वजह से आपके पैर में कुछ 19-20 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑल्सो आपको 6 महीने बेड पे रहना पड़ेगा। दैट वाज द सर्जरी प्रोसीजर आई हैव टू गो थ्रू। उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी हुई थी। देयर आर साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी की, एक साइकिल में आपको 3 डोजेस चढ़ती हैं। तो ऐसे मेरी 15 कीमो साइकिल्स हुई थी एंड 10 सर्जरीज हुई थी। तो 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद इन 2017 मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड 2018 में मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था। ओके। और जब थेरेपी आपके साथ होता था तो इसमें हेयर फॉल्स वगैरह या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको फेस करना पड़ा? कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, बेसिक जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हेयर फॉल होता है। उसके अलावा चेहरा पीला पड़ना, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, कमज़ोरी आना, मुंह में छाले पड़ना, मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑल्सो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी कैसी है या मेरे को कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या मैं कितना झेल पा रही हूँ। तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं कीमोथेरेपी के। ऑल्सो इस पर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतने आप प्रिवेंट कर सकते हो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। ऑल्सो बहुत सारे पेशेंट्स को ये भी माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि कीमोथेरेपी है, बाल उठ जाएंगे तो बाल वापस नहीं आएंगे। जैसे ही आपकी कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उसके 21 दिन बाद आपके बाल बिल्कुल नॉर्मल आने स्टार्ट हो जाते हैं एंड बहुत बेटर। ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत सीधे सीधे बाल है या बहुत अजीब बाल है, बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ होती है। वो बस एक कीमोथेरेपी जब तक आपकी चल रही है वो हेयर फॉल होता है। ओके। कहते हैं ना कि मेडिसिन से बॉडी को ट्रीट करते हैं, तो आप अपने माइंड को कैसे ट्रीट करते थे इस फेज़ में? मैं ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखती थी लाइक इन एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं बेड पे थी। मेरी सर्जरी हो रखी थी तो मैं उठ के बाहर खेलने भी नहीं जा सकती। तो गाने सुनना एंड दूसरे लोगों की स्टोरीज़ देखना कि इनको भी था एंड उनकी स्टोरीज़ जानना, डांस वीडियोस देखना, मूवीज़। तो मेरा टाइम पास इन सब चीज़ों से ही होता था। ऑल्सो स्कूल के फ्रेंड्स से बातें करना। तो दीज वर द थिंग्स कि मैं अपने आप को कोप अप रखती थी। ऑल्सो मेरी फैमिली बहुत मोटिवेट करती थी मेरे को कि तू इस बीमारी से लड़ रही है, अब तेरे को तू ठीक भी हो जाएगी और तू दूसरों लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी कि तू इस चीज़ से गुजरी है और तेरे को बताना है सबको कि ये सारी चीज़ें हुई है। क्योंकि किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, फैमिली बताने में भी डरती है कि करेक्ट। हमारे बच्चे को ये बीमारी है। बट आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप करेक्ट। उसको कैसे ले रहे हो। कैंसर सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज भी है और जिसके बाद आप ठीक भी हो जाते हो। बस एक ना कैंसर सुनते ही जो वर्ड हमारे पहले दिमाग में आता है दैट इज डेथ, कि इसके बाद तो लाइफ ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि कैंसर का इलाज है, हर चीज़ है। इट्स अबाउट माइंडसेट, गाइडेंस जो हमको चाहिए। जब आपको पता चला आपको कैंसर हो गया, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई, तो क्या आप खाली टाइम निकाल के कैंसर के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था? सिम्टम्स वगैरह के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी लगती है या हमें लेट्स से हमें बुखार हो गया, तो हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले हम कोशिश करते हैं, आज के टाइम पे सबके पास टेक्नोलॉजी है, बेसिस टेक्नोलॉजी रिसर्च करते हैं, कुछ हो सके तो वो चीज़ें अपने लाइफ में इम्बेड करते हैं और फिर उसको टैकल करते हैं। तो ऐसा क्या आपने कुछ स्टार्ट किया था रिसर्च? मैंने ट्रीटमेंट के बाद ये चीज़ें स्टार्ट करी है। ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट इतना फ़ोन नहीं था मेरे पास या मैं इतना मतलब मैच्योर नहीं थी क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट। तो क्योंकि आज ऑपरेशन हो गया मेरा, देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, देन आज कुछ और हो रहा है, आज दवाई चढ़ रही है, तो इतना वो टाइम नहीं लगता था। बट आफ्टर माई ट्रीटमेंट मैंने बहुत रिसर्च करा है कि बेसिकली, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि कैंसर है तो पता नहीं मैं इस चीज़ से बाहर आई, बहुत बड़ी बात है। बट जब मैंने और लोगों की स्टोरी सुनी कि मैं तो बहुत नीचे हूँ, इससे बुरा भी लोगों के साथ होता है, ऐसे भी लोग हैं जिनको 10-10 बार कैंसर है और करेक्ट। वो ठीक हो चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट द विल पावर ऑल्सो। तो मैंने ट्रीटमेंट के बाद कैंसर पे रिसर्च करा है कि देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर एंड देन उनके सब टाइप्स, लाइक बोन कैंसर होता है, देन उसके सब टाइप्स होते हैं। जैसे मेरे को ऑस्टियोसार्कोमा था, ईविंग सार्कोमा होता है, टिश्यू सार्कोमा होता है, तो कैंसर के सब टाइप्स भी होते हैं। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करा एंड देन फिर मैंने सोचा कि इट्स अ
डिजीज़, इट्स अ टॉपिक कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। मेरा मानना है आप कैंसर को तभी ख़त्म कर सकते हो जब उसकी अवेयरनेस होती है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, तो इसलिए दिमाग में पहला वर्ड डेथ आता है कि करेक्ट। कैंसर है तो अब इसके बाद लाइफ ही नहीं है। तो लाइफ इज़ गुड आफ्टर कैंसर, इट्स नॉर्मल। जो लोग बोलते हैं कि नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो मैंने बहुत रिसर्च करा, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी कैंसर के बाद, Correct. बिकॉज मेरी सर्जरीज हुई एंड ऑल दैट, तो मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी फॉर लाइफ टाइम कर ही नहीं सकती। तब मैंने सोचा कि मेरे से जितना होगा एटलीस्ट मेरे पास, क्योंकि लोग ना लाइव एग्जाम्पल देख के ज़्यादा मोटिवेट होते Correct, हैं। correct. एक है कि कहानियाँ सुन के, एक आपके सामने कोई इंसान उसी चीज़ से प्रभावित होके खड़ा है, अब ठीक है, एंड देन वो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती कि यार ये तो लाइव एग्जाम्पल है। तो तब मेरी फैमिली ने भी मेरे को एक पुशअप दिया कि तू सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट करिए चीज़ें, तेरे को तो खुद हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। तब वहाँ से चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। करेक्ट। और जब आपकी हिप की सर्जरी हुई थी, हिप बोन की सर्जरी हुई थी, कितना टाइम लगा था रिकवर होने में और क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ा था? ओके, पहली बात तो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ऑल्सो विल पावर ऑल्सो। करेक्ट। मेरे को बोला था सर्जरी के बाद कि आपको 6 महीने बेड पे रहना है, बट मेरी विल पावर थी, मेरे को अंदर से था कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बनी हूँ कि 6 महीने मैं बेड पे ही रहूँगी। एंड तब मैंने उस टाइम पे मेरे अंदर से ये था कि मेरे को जल्दी जल्दी ठीक होना है। करेक्ट। तो मैंने अपना जो 6 महीने का बेड रेस्ट था वो 2.5-3 महीने में मैंने ख़त्म कर लिया था। बहुत मतलब डॉक्टर बोलते थे कि आज तुम्हें बैठने की ट्राई करना, आज फिर हम, अगर तुम बेड पे बैठ गए फिर हम तुमको चलवाएंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला था 6 महीने बाद। बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि नहीं, मेरे को ना माइंडसेट ही ऐसा था कि ठीक होना है जल्दी से और हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। ऑल्सो फैमिली सपोर्ट सिस्टम वो इतना पॉजिटिव रखते थे माहौल को कि, तो उस टाइम पे मैंने अपना बेड रेस्ट भी जल्दी ख़त्म कर लिया था। ऑल्सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं बहुत डिप्रेस हो जाते हैं पहले ही, फैमिली भी बहुत डिप्रेस हो जाती है, वो जो ट्रीटमेंट है ना आपका लंबा खिंच जाता है। करेक्ट। क्योंकि कीमो भी चल रही है, साइड इफेक्ट्स अगर आपके बढ़ते हैं उतना ही आपका ट्रीटमेंट लंबा खिंच जाएगा। अगर आप जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं वैसे वैसे प्रिकॉशंस लेके आप सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपका पहले भी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। ऑल्सो लोग ये बोलते हैं कि कैंसर ना एक पर्टिकुलर एज में होता है, करेक्ट। कि अगर आप 40 साल प्लस हो गए, पहले तो ऐसा होता था ना कि बुजुर्ग लोगों को कैंसर हो गया है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, कभी सुनने में नहीं आता था 3 साल के बच्चे को कैंसर है। करेक्ट। तो एक एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर इट्स लाइक अगर 0 to 12 ईयर्स का बच्चा है उसको बेसिकली ब्लड कैंसर होता है। टीन एज में आपको मिलेंगे केसेस बोन कैंसर के, एंड उसके बाद 25 प्लस ईयर्स के जो लोग होते हैं उनको फिर कहीं भी कैंसर हो सकता है। करेक्ट। ऑल्सो ऐसा बोलते हैं कि कैंसर बहुत ऐसी बीमारी है जो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होती है। ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी है कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स सबकी बॉडी में होते हैं। करेक्ट। तो फिर हमको कैंसर क्यों नहीं होता, ये लोगों के दिमाग में डाउट रहता है। तो हमारी बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनती है, हार्ट, लिवर, किडनी एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गन होते हैं ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये सेल का काम क्या होता है, पुराने मरे हुए सेल्स की कमी को पूरा करते हैं, और ये सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। इन सेल्स में डीएनए होता है जो इनको गाइड करता है, इनका सॉफ्टवेयर होता है कि इनको कब डिवाइड होना है, कब नहीं होना, कब क्या करना है। अब हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है, या तो हेल्दी डाइट नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, इन्वायरमेंट बेकार है, हम बहुत लेजी हैं, तो डीएनए में कभी कभी खराबी आ जाती है। तो ये जो मरे हुए सेल्स है ये वापस से मतलब ग्रो नहीं होते हैं, नए सेल्स ग्रो नहीं होते हैं। जो मरे हुए सेल्स है वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम बेसिकली ट्यूमर बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि हमको कैंसर है। ओके, सो आपने जो भी प्रिकॉशन लिया ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट, तो हमारे व्यूअर्स या जिसको लग रहा है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, जिसको लग रहा है कि उनको ऐसा कुछ सिम्टम्स है जो या फिर कैंसर हो रखा है, तो आप उनके लिए क्या प्रिकॉशन, क्या सजेशंस देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ अदर मोटिवेटिंग फैक्टर? ऑल्सो आपका ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है तो बाहर का तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। अगर आपको कुछ मन भी कर रहा है बाहर का खाने का, वही चीज़ घर पे पका के खा सकते हो हाइजीन वे में, बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ। अगर आप वेजिटेबल्स भी काट के खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, देन आप जिस नाइफ से उसको काट रहे हो उस नाइफ को पहले आप बॉईल करो गर्म पानी में, ताकि उसके जो जर्म्स उसके ऊपर होंगे वो हट जाते हैं। ऑल्सो जितना ज़्यादा कीमोथेरेपी के टाइम आप पानी कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है आपकी दवाई, एंड
एंड दैट इज़ गुड। निकलना इस अच्छी बात होती है, और उससे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं, वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम पानी नहीं पीते हैं। हम कीमोथेरेपी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमको खाने से थोड़ा स्मेल आती है, पानी Correct. नहीं पीना पड़ता, बट यू हैव टू, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट्स अल्टीमेटली रिड्यूस ही होंगे। आफ्टर ट्रीटमेंट लोग क्या करते हैं, फॉलोअप के लिए नहीं जाते, छोड़ देते हैं। नॉर्मल इंसान को भी 1 साल में 1 बार रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप, दैट इज़ मस्ट। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ पहले से ही होना होगा तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। कोई भी आपकी बॉडी में दिक्कत है तो आप उसको डील कर सकते हो, आप उसके साथ, आपको पता चल जाएगा मेरी बॉडी में ये कमी है, एंड आप उसको पूरा कर सकते हो। लोग बहुत आलसी हो जाते हैं, 10 साल ट्रीटमेंट को हो गए, अब 10 साल हो चुके हैं, अब हम क्यों जाए चेकअप के लिए? दैट इज़ मस्ट फॉर अ नॉर्मल इंसान भी। तो अपने व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, हेल्दी डाइट इज़ इंपॉर्टेंट, बाहर का खाओ बट इन अ लिमिटेड वे। Correct. कीमोथेरेपी के टाइम जितना डॉक्टर बोल रहे हैं उतने प्रिकॉशंस आप फॉलो करो। ओके। और आपने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर ली, फूडिंग की बात हमने कर ली। अब मुझे ये बताओ, किसी को कैंसर हो गया है, उसने कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ ट्रीटमेंट करवा लिया, अब उसको रिकवरी लग रहा है, तो जब फर्दर चेकिंग करवाना हो उसको, तो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना है या कोई और स्पेशलिस्ट के पास? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, आपने ऑर्थो के पास आपको जाना पड़ा था बिकॉज आपका कैंसर रिकवरी हो गया, बट स्टिल दैट बोन से रिलेटेड था, तो ऑर्थो के पास जाना पड़ा। ऐसा होता है क्या? इनिशियल डेज़ में आपको, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट ही एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास चल रहा है, तो जैसे आपके जब 1-2 साल ट्रीटमेंट के नहीं होते हैं, आप, इट्स गुड कि आप अपने कैंसर डॉक्टर के पास ही जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रीटमेंट कराया, ही नोज़ अबाउट योर बॉडी, सारी चीज़ें, आपको क्या पास्ट में भी दिक्कत हुई है, एंड अगर अभी प्रेजेंट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो पास्ट की दिक्कत को कनेक्ट करके वो डील कर सकते हैं उसके साथ। तो इट्स गुड। एंड मेरे जैसे ट्रीटमेंट को 7 साल हो गए हैं, तो मेरे को नॉर्मल एक्सरे वगैरह कराने पड़ते हैं, तो मैं नॉर्मल कोई भी डॉक्टर के पास जाके मैं करा सकती हूँ, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आपने जिस हॉस्पिटल से, जिस डॉक्टर के अंडर आपका ट्रीटमेंट चला है, इट्स गुड आप उन्हीं के पास जाओ। ओके। फिर जब आपका डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, जब उसके बाद रिकवरी भी हो गई, फिर आपने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया होगा, राइट? तो स्कूलिंग जब स्टार्ट आपने किया तो आपको कुछ मेंटल डिफ़िकल्टीज वहाँ फेस करना पड़ा? लाइफ आफ्टर कैंसर बोलते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि कैंसर को हमने ठीक कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है, अब तो सब ठीक चलेगा। कैंसर की जर्नी से तो आप निकल जाते हो, बट लाइफ आफ्टर कैंसर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो अपने आप को, आप करेक्ट। सोसाइटी में कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो। क्योंकि लोग बोलते हैं, समाज का काम है बोलना, आपको डिमोटिवेट करना कि तेरे को तो कैंसर था, एंड ऐसा डिमोटिवेट कर देते कि आप पहले की तरह नहीं जी सकते। बट आप कितना अपने आप को ढाल रहे हो सोसाइटी में, नॉर्मल, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो मैं बाहर, मतलब जब मेरी सर्जरी हुई एंड एवरीथिंग वाज फाइन, ट्रीटमेंट के बाद तो मैं बाहर भी नहीं निकली थी घर से 1 साल तक, बिकॉज मैं स्टिक से चलती थी, 3 साल कुछ मैं स्टिक से चली हूँ विद सपोर्ट, बिकॉज मेरी सर्जरी हुई थी एंड पैर में डिफरेंस आ गया था, जिसके लिए मेरे को अलग से शू भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो आई हैव डिफरेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन माई लेग। तो एज अ गर्ल ऑल्सो, एवरी गर्ल इज सो कॉन्शियस अबाउट हर लुक्स कि मैं बाहर जाऊँगी तो लोग मेरे को देखेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो मेरी फैमिली ने मेरे को बोला कि इट्स अबाउट योर माइंडसेट ओनली, द पॉजिटिविटी। एंड मेरा मानना है ब्यूटी बाहर से नहीं आती है, ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपका Correct. करेक्टर कैसा, आपका नेचर कैसा है। तो मैंने फिर बाहर जाना स्टार्ट करा नॉर्मली, एंड देन फिर मैं सोचती थी ठीक है, जिसको देखना है वॉट एवर, जो सोचना है सोचने दो, बिकॉज Correct. आई नो माई स्ट्रगल कि मैंने पास्ट में कितनी चीज़ें करी है। एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आप एंड हर एक नेगेटिव चीज़ के पीछे एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है। Correct, correct. कैंसर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, फियर, हैप्पीनेस, हर चीज़ की डेफिनेशन मेरे को कैंसर ने सिखाई है। एक बहुत कम एज में मैच्योरिटी आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, जो शायद अगर मैं अभी 20 साल की हूँ तो मेरे जितनी जो 20 साल की लड़की है, जितना एक्सपीरियंस मेरे को है, जितनी मैच्योरिटी मेरे अंदर है, वो उसके अंदर नहीं है। तो Correct. दैट इज़ ऑल्सो। एंड मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे को थोड़े बच्चे ऐसे देखते थे, स्टूडेंट्स की स्टिक के साथ चलते हुए आ रही है, तो मेरे को थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम होता था कि Correct. सब देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं दूसरों के सोचने पे या उनके कमेंट्स करने पे जीऊँगी तो फिर मैं नहीं जी पाऊँगी। Correct. वंस यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर,
यू आर प्राउड ऑफ हु यू आर, देन फिर कोई कुछ भी बोले आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आपको फिर जीना मुश्किल हो जाता है कि आप सिर्फ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जी रहे हो कि वो क्या सोचेगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया आप जैसे हो अपनी लाइफ में, देन आप कोई कुछ बोलता रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट? यस। क्योंकि अगले के दिमाग में क्या चल रहा है आपके Yes. कंट्रोल में नहीं है। जब आपकी लेग में आप बता रहे हो कि 19-20 का फ़र्क था, तो वो रिकवर हो गया कैंसर ठीक होते ही, या फिर स्टिल वो चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है? हाँ, पोस्ट सर्जरी साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को हुए। मेरा ट्रीटमेंट 2018 में फिनिश हो गया था, बट इन 2022 मेरे को सर्जरी साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। मेरे पैर, क्योंकि मैं 13 साल की थी मेरी सर्जरी हुई, पैर छोटा बड़ा हो गया, बट ग्रोइंग एज तो थी, तो मैं 18, 19, 20 साल की हुई तो मेरे पैर की हाइट बढ़ गई, क्योंकि ग्रेजुअली मैं छोटी थी एंड मैं बढ़ूंगी तो वो हाइट भी बढ़ेगी, तो ग्रेजुअली पैर की हाइट बढ़ी। एक की सर्जरी हो रखी थी, एक पैर की सर्जरी, एक पैर नॉर्मल, तो दोनों इक्वली ग्रो नहीं कर सकते, तो Correct. एक ज़्यादा ग्रो कर गया एंड वो डिफरेंस आई गेस 2 सेंटीमीटर था उस टाइम पे, इट्स नाउ 8 सेंटीमीटर। तो हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को करने पड़ते हैं, अभी झेल रही हूँ मैं कि मेरे को शूज़ अलग यूज़ करना पड़ता है, बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। फिर मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे को स्कॉलियोसिस डायग्नोस्ड हो गया था। स्कॉलियोसिस इज जब आपकी बैकबोन होती है वो सेंटर से साइडवेज में शिफ्ट हो जाती है। Okay. उसके लिए आई यूज़ ब्रेसेस एंड अभी वो भी 90% रिकवर हो गया है, एंड शूज़ वाला फॉर लाइफ टाइम आई हैव टू, बिकॉज इसके लिए इन माई केस देर इज़ नो ट्रीटमेंट कि ये इक्वल हो जाता है। सर्जरीज होती हैं, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी होती है जिससे आपके पैर की हाइट बढ़ा के आपको इक्वल वो कर देते हैं, बट नॉट इन माई केस बिकॉज वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। तो बट स्टिल आई एम लिविंग बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम टुडे। मैंने Correct. बहुत चीज़ें देखी है लाइफ में, एंड डिसेबिलिटी का टैग लगना इज ऑल्सो नॉट ईजी कि आपको लाइफ टाइम अब ऐसे रहना है, बिकॉज कोई इंसान अगर हेल्दी पैदा हुआ है एंड उसकी लाइफ में ऐसे कोई ड्रास्टिक इंसिडेंट हो जाता है, देन उसके साथ अडेप्ट करना फॉर लाइफ टाइम इज डिफिकल्ट, बट इट्स अबाउट कि मैं कितना पॉजिटिव रह रही हूँ करेक्ट। एंड मैं कितना चीज़ों के साथ डील कर रही हूँ। तो मेरे को पता है मेरी स्ट्रगल लाइफ की क्या है, एंड आई एम हैप्पी टुडे। जितना भी कैंसर बहुत नेगेटिव था, ठीक है हुआ, बट जितना भी मेरे को फेम मिला है, मेरे को जितना लोग जानते हैं, मेरे को देख के इतने लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, तो इट्स लाइक वर्थ इट कि कोई नेगेटिव चीज़ हुई, बट इतनी चीज़ें मेरे को शायद कभी मैं मिलती भी नहीं मेरे को जितना कैंसर होने के बाद मेरे को मिल गई। सो आई एम हैप्पी। करेक्ट। और जब आपका ट्रीटमेंट हुआ तो कोई एक टेक्नोलॉजी है जो आप इंडिया में फर्स्ट पर्सन थे जो आपके ऊपर वो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, तो आप क्या उस पर एक्सप्लेन करोगी वो क्या था? यस। तो बेसिकली जैसे कैंसर सर्जरीज होती हैं, तो सर्जरी के बाद जैसे किसी के पैर की सर्जरी हुई, पैर नहीं रहा, तो लोग क्या करते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, कैंसर डॉक्टर के पास ही जाते हैं। बेसिकली वो है सिर्फ कैंसर को ही वो ट्रीट कर सकते हैं, बट जो डिसेबिलिटी वाली चीज़ है उसकी इंडिया में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। दैट शुड बी ट्रीटेड अंडर प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस डिपार्टमेंट, जिसमें जो भी हमारे नकली पैर, हाथ या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो वही डॉक्टर देखते हैं। तो इसके लिए हमारे अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो जैसे किसी की भी अगर सर्जरी होती है या कुछ भी बॉडी पार्ट आर्टिफिशियल होता है, एनीथिंग, तो यू शुड बी ट्रीटेड अंडर दैट डिपार्टमेंट, नॉट इन द ऑन्कोलॉजिस्ट वन। तो मेरी जब बैकबोन में मेरी प्रॉब्लम आई तो मेरे को ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते थे। पहले मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही जाती थी कि इसको कैसे ट्रीट करूँ, ही कांट ट्रीट दैट बिकॉज वो कैंसर के डॉक्टर है। तो मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने मेरे को रिकमेंड करा कि आप दीनदयाल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल दीनदयाल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, तो मैं वहाँ पे गई एंड वहाँ पे मेरा बैकबोन का एंड पैर का ट्रीट हुआ था। तो इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है 3D स्कैन एंड प्रिंट टेक्नोलॉजी। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अगर किसी का हाथ पैर नहीं है तो मैनुअली उसके जो नकली हाथ पैर थे आर्टिफिशियल, वो डिज़ाइन करके हमको बनाने पड़ते थे। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है 3D प्रिंट एंड स्कैन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर ही बनाता है आपका बॉडी पार्ट प्रॉपर स्कैन करके कि कहाँ कहाँ लूप होल्स है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। तो वो मशीन ही आपको वो डिवाइस बना के देती है, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि लाइक जैसे मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम थी, अगर मैं मैनुअल ब्रेसेस मेरे डॉक्टर बनाएंगे तो क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ी गलती कर सकते हैं कि अगर मेरी कमर इतने डिग्री बेंड है, अगर 5 डिग्री बेंड है, मे बी वो मेजरमेंट ले ले 6 डिग्री बेंड है, बिकॉज ह्यूमन मैनुअली बन रही है वो चीज़। बट टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है 3D प्रिंट एंड स्कैन टेक्नोलॉजी की, वो प्रॉपर आपका मेजरमेंट करती
करती है इतना डिग्री यहाँ से बेंड है, ये प्रॉब्लम है, एंड यहाँ से फिर वो उस हिसाब से आपको वो आर्टिफिशियल डिवाइस बना के देती हैं। तो इंडिया में फर्स्ट टेक्नोलॉजी आई थी 3D प्रिंट एंड स्कैन टेक्नोलॉजी, जो मेरे ऊपर यूज़ हुई थी, जिसमें मेरे को 3D ब्रेसेस मिले थे, एंड मैं इंडिया की पहली लड़की थी जिस पे टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है फॉर द बैकबोन प्रॉब्लम, एंड वो विद इन अ ईयर मेरी 90% रिकवर भी हो गई। जब आपकी ट्रीटमेंट हो रही थी तो कौन से हॉस्पिटल में हो रही थी और वहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता था आपको? मेरा ट्रीटमेंट राजीव गांधी में चला है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर इन दिल्ली ओनली। ऑल्सो गाइडेंस नहीं है लोगों के पास, वो सोचते हैं कि कैंसर में ऑब्वियसली पैसा लगता है, बट देर आर फंड्स लाइक PM फंड होता है जिसमें आपको 5 लाख की मदद मिलती है। कैन किड्स होते हैं जो आपको कीमोथेरेपी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। NGOs होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली और इमोशनली भी आपकी हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल में जो आपको अगर मेंटल यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज ये चीज़ सुनने के बाद झटका तो लगता ही है, एंड एक गाइडेंस देना सारी चीज़ों में। साइकोलॉजिस्ट आर देयर आज हॉस्पिटल में जो बच्चों के साथ भी डील करते हैं। अगर किसी को चाइल्डहुड कैंसर है तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमारे अलग से बने हुए हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चला था। ऑल्सो बहुत सारे फंड्स, NGOs, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करती है। करेक्ट। तो किसी को कैंसर डायग्नोस या हुआ, उसको ऐसा कुछ पता नहीं है, तो आप उनको कैसे गाइड करना चाहोगे कि ऐसा कुछ सिस्टम है कि जहाँ पे अंडर वन रूफ सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, या कोई इंस्टीट्यूशन हो जो सारे सपोर्ट्स देता हो, जहाँ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ ये फंड्स, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन्स? इट्स अबाउट कि जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो हर ऑन्कोलॉजिस्ट अलग होते हैं, कि कैंसर अलग होता है, किसी को बोन कैंसर है, किसी को ब्लड कैंसर है। Correct. सो इट डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट, एंड ऑल्सो माई कनेक्शंस विद डॉक्टर्स, बिकॉज मैं बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट से कनेक्टेड हूँ। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है आई कैन रिकमेंड डायरेक्टली टू देम, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्टली वो उन डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। अंडर वन रूफ ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज़ अलग होती है। ऑल्सो द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली इन इंडिया इज़ एम्स, जहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हो। अगर बिकॉज मेरे कनेक्शंस वहाँ पे भी है, एंड अगर कोई पेशेंट आता है आई कैन हेल्प डायरेक्टली टू देम, आई कैन गिव गाइडेंस फाइनेंशियली इफ दे नीड एनी हेल्प, इमोशनली इफ दे नीड एनी हेल्प, आई एम देयर फॉर देम। फिर तो मैं अपने व्यूअर्स से अपील करता हूँ, ऐसा कुछ केस है जिसको फाइनेंशियली, जिसको नॉलेज के लिए या फिर किसी चीज़ में हेल्प चाहिए स्पेशली कैंसर से रिलेटेड, देन आप कमेंट करके बताएं मुझे। सो आई विल कनेक्ट विथ पायल